ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए न हमरा बिहार में। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए न हमरा बिहार में। अगर यही सेंटेंस को कोई फिल्म में या अभिनेता बोले तो इसे बहुत पसंद किया जाता है। अगर यही बात ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए न हमरा बिहार में, इसी सेंटेंस को अगर कोई बिहारी अगर अपने मुंह से बोले तो अदर स्टेट वाले हमें पिछड़ा समझते हैं। आज इसी बात का पर्दाफाश करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। क्या बिहार सच में पिछड़ा राज्य है या सिर्फ नीचे दिखाने के लिए गलत आंकड़ा दिखाया जाता है? इसी पर हमने एक आज केस स्टडी बनाया है जो कि 100% डाटा और फैक्ट पर बेस्ड होगा। मैं अपनी तरफ से एक भी बात नहीं बोलूँगा, जो भी होगा वो फैक्चुअल होगा, डाटा पर एविडेंस के साथ होगा। और इस वीडियो के लास्ट में आप सभी की जिम्मेदारी होगी कि आपको डिसाइड करना है कि क्या बिहार सच में पीछे है या पीछे बनाया गया है या पीछे नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस वीडियो एक क्रम वाइज में सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ेगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। हमारा इस वीडियो का शुरुआत हम क्या बिहार पिछड़ा राज्य है, अगर हाँ तो क्यों है। अगर बिहार सच में पिछड़ा राज्य है या इसे बनाया गया है तो अगर पिछड़ा राज्य क्यों है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद बिहार की वर्तमान स्थिति को देखेंगे कि अभी बिहार का क्या हाल है। उसके बाद बिहार पिछड़ा राज्य है, अगर नहीं तो क्यों। अगर बिहार पिछड़ा राज्य नहीं है तो क्यों नहीं है और इनके पीछे हमारे पास कौन कौन से डाटा एविडेंस हैं। उसके बाद बिहार की तुलना को हम अन्य राज्यों से करेंगे कि बिहार अन्य राज्यों से कितना पीछे है या अन्य राज्यों से बिहार कितना आगे है। और लास्ट में हम कंक्लूजन करेंगे और निष्कर्ष करेंगे। मैं अपने तरफ से भी एक निष्कर्ष दूंगा और आपको भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आप क्या समझते हैं इस डाटा और इस केस स्टडी को पढ़ने के बाद। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है बिहार पिछड़ा राज्य है, अगर हाँ तो क्यों है। बिहार पिछड़ा राज्य है, अगर हाँ तो क्यों है। इनको समझने से पहले हम समझते हैं आखिर बिहार पीछे क्यों रह गया। जिस स्टेट का इतिहास, जिस स्टेट का एंशियंट हिस्ट्री इतना मजबूत हो, जहाँ पर विश्व के सबसे प्रख्यात यूनिवर्सिटी जैसा हो, विश्व के सबसे बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए हो, जहाँ की भूमि सबसे पूरे वर्ल्ड में विख्यात हो, मगध जैसा साम्राज्य हो, अशोक जैसा राजा हो, वो आज इस दौर में इतनी प्रॉब्लम से जूझ क्यों रहा है। अचानक इतने हेरिटेज से लेकर हम इतने गरीब क्यों बन गए, इस पर चर्चा करते हैं। अभी प्रेजेंट में वर्तमान स्थिति क्या है बिहार की, थोड़ा उनको देखते हैं। अभी पर कैपिटा इनकम बिहार का 46,000 रुपये है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है बिहार का टोटल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन ऑफ बिहार। तो उससे हमें हर इंसान का सालाना कितना व्यक्तिगत आय है वो हमें मालूम चल जाता है। तो बिहार के ऑन एन एवरेज बात करें तो बिहार के सभी इंसान को लगभग 46,000 रुपये पर साल का इनकम होता है। ये बहुत कम है, लेकिन अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम 98,374 रुपये है। अगर हम इंडिया और बिहार की तुलना करें तो बिहार लगभग इंडिया के स्तर से आधा से भी कम है। अगर उसे उल्टा बोलने की हम कोशिश करें तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम बिहार से दोगुना से भी ज़्यादा है। इनका मतलब ये शो करता है कि बिहार की स्थिति अभी दयनीय तो है, लेकिन बिहार की स्थिति ऐसा क्यों है, ऐसा किसने बनाया, हम बिहारी इतना प्रॉब्लम से जूझ क्यों रहे हैं, इनको हम चर्चा करते हैं। अगर आपको इस मैप में दिख रहा होगा तो ये बिहार में 51.59% ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं। सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में आपको 51.9% कहीं नहीं दिख रहा होगा। आप दिल्ली को देख लें, दिल्ली में कितना है, 4.8% है। सबसे कम गरीब दिल्ली में है, जबकि बिहार में 51.9% है। आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब तो बिहार में ही है। गवर्नमेंट जॉब बिहार में है, जॉब बिहार में है, फिर भी हम इतने पीछे क्यों हैं, इसी बात पर चर्चा करते हैं। क्या ये साजिश है, हमें गरीब बनाया गया है या हम शुरू से ही गरीब थे। देखिए, इस चीज़ को चर्चा करने के लिए हमें कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट को हम ध्यान दें तो बिहार का ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज, बिहार को एक भौगोलिक डिसएडवांटेज मिलता है। देखिए, बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक स्टेट क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो ऐसा स्टेट जिसके पास समुद्र का एक्सेस नहीं है। तो बिहार के पास कोई भी समुद्र का एक्सेस नहीं है। अगर आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर बताएं तो ये केरल है।
केरल के पास देखिए इधर से अरेबियन सी का एक्सेस है और नीचे से इनके पास इंडियन ओशियन का एक्सेस है, इनके पास सी पोर्ट होगा। अगर सी पोर्ट है तो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन, बाहर का माल इंडिया आएगा और इंडिया का माल बाहर जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ा तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो हमारी पॉवर्टी लाइंस, हम पॉवर्टी से जूझना बंद कर देंगे। लेकिन बिहार में क्या है, बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है। अब लैंडलॉक स्टेट होने का प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि बिहार में एक भी सी पोर्ट नहीं है। अब सी पोर्ट नहीं है तो ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा, ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है तो बिजनेस डेवलपमेंट हमारा बिहार में नहीं हो पा रहा, और बिजनेस डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा तो फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स बिल्कुल भी नहीं हो पाता अच्छे तरीके से। और जब फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं होगा तो बिहार का इकोनॉमी डेवलप कहाँ से करेगा, बिहार में फॉरेन करेंसी कहाँ से आएगी। बिहार में जितना प्रोडक्शन हो रहा है, एक तो प्रोडक्शन बहुत कम होता है, और प्रोडक्शन जितना भी कम होता, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बाहर विदेश जा नहीं पाता डायरेक्टली। तो एक तो हो गया ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज। अगला पॉइंट को बात करते हैं, दूसरा है कि ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज में ही क्या है कि एक फ्लड की प्रॉब्लम है। पूरे बिहार को अगर देखा जाए तो बिहार को गंगा रिवर बीचों बीच डिवाइड करती है, बिहार को गंगा रिवर बीचों बीच डिवाइड करती है। लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ एरिया ऐसा है जहां फ्लड, जहां बाढ़ बराबर अंतराल पे आता रहता है, और कुछ एरिया ऐसा है जहां फ्लड आती ही नहीं है, वहां सुखाड़ है, ड्राफ्ट जैसा सिचुएशन बना हुआ है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, जितने भी आपको ये ब्लू एरिया दिख रहा होगा, यहाँ पर बाढ़ बराबर आता रहता है। अब बाढ़ आने से क्या हो रहा है कि रेगुलर फ्लड आ रहा है, उनसे एग्रीकल्चरल लॉस होता है, एनिमल का जान मान की हानि होती है, और लोकेशन बार बार चेंज करना होता है। अब मान लीजिए ये सुपौल वाला एरिया है, सुपौल एरिया में हर साल किसी ना किसी मंथ में बाढ़ आ जाता है ड्यू टू कोसी रिवर। अब कोसी के कारण यहाँ पर बाढ़ आ रहा है तो अब क्या होगा, लोगों को बार बार अपना घर छोड़ के कहीं और जाना होगा। उनसे क्या होगा कि वो एग्रीकल्चर पर प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते हैं, उनकी जान माल की हानि होती है, और जान मान की हानि होगी। और आपको पता है कि बिहार का मेजॉरिटी ऑफ एरियाज एग्रीकल्चर बेस्ड है। अब जिस एरिया में एग्रीकल्चर प्रभावित होगा, आप सोचिए उस एरिया में किसान की क्या दुर्गति होगी। तो एक डिसएडवांटेज ये भी है बाढ़ की समस्या। कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर इतनी बारिश, ना ही बारिश होती है और ना ही वहाँ बाढ़ आता है, तो वो एरिया सूखा रह जाता। सूखा रहने से क्या होता है, वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हो पाता। तो एक एरिया ऐसा है जहाँ जमकर बाढ़ आ रही है, जम के पानी है, और एक एरिया में पानी ही नहीं है, तो इनसे बैलेंस नहीं बन पाता। अगला फैक्ट को देखते हैं, अगला है नो मेजर इंडस्ट्री। अब बिहार में क्या कोई भी मेजर इंडस्ट्री नहीं है। हालांकि अब नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने कुछ कुछ इंडस्ट्रीज को ओपन करना शुरू किया है, जिनसे बिहार के लोगों को मजदूरी काम वहाँ मिल सके और बिहार का इकोनॉमी डेवलपमेंट हो सके। देखिए अब प्रॉब्लम क्या था बिहार में, जब बिहार और झारखंड एक साथ हुआ करता था तो बिहार के पास नेचुरल रिसोर्सेस हुआ करता था। अब क्या हुआ कि 2000 ईस्वी के बाद झारखंड बिहार से अलग हो गया, और जितने भी पहाड़ी एरियाज हैं जैसे झरिया माइंस हो गया, सब कुछ चला गया झारखंड के पास, और बिहार के पास कुछ नहीं बचा। बिहार के पास नेचुरल रिसोर्सेस बचा ही नहीं। अब नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है तो इंडस्ट्री यहाँ सेटअप हो नहीं पा रहा, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस ही नहीं है तो इंडस्ट्री की बात ही नहीं आती। तो इसलिए इतने सस्ते लेबर होने के बाद भी, इतने लेबर क्लास के इंसान बिहार में होने के बाद भी यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। इनसे क्या हो रहा है कि बिहार के लेबर्स को बिहार से बाहर जाना पड़ता है, पंजाब में, बेंगलोर में, हरियाणा में, या अन्य एरिया जाना पड़ता है जहाँ पर हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, हमें नीचा दिखाया जाता है। अगला पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा फ्राइट इक्विलाइजेशन पॉलिसी। ये माल ढुलाई समानीकरण नीति। ऐसा कहा जाता है कि बिहार को पीछा करने में सबसे बड़ा अहम भूमिका इसी का निभाया, फ्राइट इक्विलाइजेशन पॉलिसी का ही है, माल ढुलाई सामान्य नीति का ही है। सबसे बड़ा, सबसे लार्ज रीजन यही है, बिहार इसलिए पीछे हो गया है फ्राइट इक्विलाइजेशन पॉलिसी के कारण। देखिए एक्चुअली सीन क्या है, जब एलपीजी रिफॉर्म आया था, लिबरटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, या उनसे पहले की भी हम बात करें तो 1951-52 की हम बात करें तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि देखिए बिहार के पास उस टाइम नेचुरल रिसोर्सेज था,
बिहार के पास झारखंड था, नेचुरल रिसोर्सेज था, और जो भी अन्य ऐसे स्टेट जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर, इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज उतना नहीं था, लेकिन उसके पास एक एडवांटेज था, उनके पास सी था, वो लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक स्टेट नहीं था, तो उसका एडवांटेज एक था। तो इन्होंने, सरकार ने क्या किया, फ्राइट इक्विलाइजेशन पॉलिसी लाया, और उनके तहत क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में को रिड्यूस कर दिया गया। ट्रांसपोर्टेशन में जितना खर्च आ रहा था, उस पर जो टैक्स लग रहा था, उसे बहुत कम कर दिया गया। अब इनसे क्या हो गया, जब ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च बहुत, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम कर दिया गया, तो प्रॉब्लम क्या होने लगी कि बिहार के पास नेचुरल रिसोर्सेज था, मान लीजिए ये बिहार है, बिहार के पास नेचुरल रिसोर्सेज था, तो और इंडस्ट्री को खोला जा रहा था गुजरात वाले एरिया में, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जिसके पास समुद्री लाइन का एक्सेस था, जिनके पास समुद्र तट था, वहाँ पर इंडस्ट्री को ओपन किया जा रहा था। अब इंडस्ट्री वहाँ ओपन किया जा रहा है और ट्रांसपोर्टेशन खर्च बहुत कम लग रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए बिहार से नेचुरल रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल को गुजरात, महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। जबकि करना ये चाहिए था सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि इंडस्ट्री को बिहार में ही खोलना चाहिए था, ताकि बिहार का डेवलपमेंट हो सके, उनको नेचुरल रिसोर्सेज पास में मिल सके। लेकिन बिहार के पॉलिटिक्स, इंडिया के पॉलिटिक्स ऐसा था जो कि बिहार को नीचे दिखाना था, बिहार को गरीब ही रखना था। अगर उस टाइम ऐसा सरकार अगर ऐसा चाहता तो इंडस्ट्री को बिहार में ही ओपन किया जा सकता था। बिहार में बहुत सारे लैंड पड़े हुए हैं, बहुत सारे खाली लैंड पड़े हुए हैं जहाँ इंडस्ट्री खोला जा सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को ही सस्ता कर दिया ताकि गुजरात का डेवलपमेंट हो सके, महाराष्ट्र का डेवलपमेंट हो सके, और साथ साथ जो भी साउथ इंडियन स्टेट है उसका डेवलपमेंट हो सके, और बिहार, झारखंड को पीछे रखा गया है। और सबसे बड़ी मुझे लग रहा है कि ये एक गवर्नमेंट की नीति थी, एक गवर्नमेंट का साजिश हो सकता है ये चीज़। तो ये फ्राइट इक्विलाइजेशन पॉलिसी बिहार को सबसे पीछे ले गया। इसका होना क्या चाहिए था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बिहार में इंडस्ट्री ओपन करवाना चाहिए था, ना कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कर देने से सारे नेचुरल रिसोर्सेज को ट्रक पे ले जाकर गुजरात और महाराष्ट्र वाला एरिया ले जा रहा था। अब इनसे क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हमारा बिहार का है, झारखंड का, लेकिन यूज कर रहा है कौन, गुजरात, महाराष्ट्र। अगर हमारे बिहार में इंडस्ट्री होता तो हम हक से बोलते हम बिहार में काम कर रहे हैं और हमें एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार होता, लेकिन अब हम लेबर बन के गुजरात में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, जहाँ हमें बिहारी बोला जाता है और बिहारी नाम एक गाली हो गया है। बात समझ रहे हैं आप? एक प्राउड बिहारी होने के कारण हमें ये बात चुभती है कि आखिर बिहार में ये काम क्यों नहीं हो सकता, बिहार का पॉलिटिकल सिस्टम इतना गंदा क्यों था, बिहार के अगेंस्ट सब क्यों थे। अगर बिहार के फेवर में सब होते तो आज बिहार में इंडस्ट्री होता, और बिहार में इंडस्ट्री होता तो हमारे आज भाई बहन बिहार को छोड़कर बाहर नहीं जाते। तो इसलिए फ्राइट इक्विलाइजेशन पॉलिसी वन ऑफ द वर्स्ट पॉलिसी हम बोल सकते हैं बिहार के लिए था, जिसने बिहार को झकझोर कर रख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट पर। अगला है सरकारी नौकरी की चाहत। देखिए, हमें बिहार के बच्चों में ये है कि हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए। हम चाहे एज 35 साल हो जाए, 40 साल हो जाए, बच्चे आप पटना में देखेंगे तो 30 साल का बच्चा दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। वो कुछ भी करने को तैयार है, गवर्नमेंट जॉब में चपरासी बनने को तैयार हैं, उनके दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 30 साल हो चुका है, अपने घर से चावल दाल गेहूँ ले जाते हैं, वहाँ बनाकर खाते हैं। सोचिए, अगर कोई एक किसान का फैमिली है जिनको फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, वो अपना खेती करके अपने बच्चे को पढ़ा रहा है पटना में, और बच्चे की उम्र मान लीजिए 30 साल हो गया है। सोचिए, 22 साल में वो पटना पढ़ने गया था और 30 साल हो चुका है पटना में पढ़ते पढ़ते। 8 साल से पटना में पढ़ रहा है, घर से चावल दाल गेहूँ ले जा रहा है, वहाँ खुद से बनाकर खा रहा है, और अभी तक 30 साल की उम्र तक अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है, अपने माता पिता पर आश्रित है। वो एक घर का बोझ बनकर बैठा हुआ है 30 सालों तक। आप बात समझिए इस चीज़ को। यही अगर दूसरे स्टेट की बात करें हम, तो दूसरे स्टेट के बच्चे 22 से 24 साल के अंदर कोई ना कोई जॉब पकड़ लेते हैं। बिहार में ऐसा है कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, हमें बाबू साहब ही बनना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि बिहार में एक दहेज का प्रथा चला हुआ है। अगर IAS ऑफिसर हैं तो 1 से लेकर 3 करोड़ का दहेज मिलेगा। IPS बाबू हैं तो 80 लाख से 2 करोड़ का दहेज मिलेगा। IRS हैं, IFS हैं तो 50 से 80 लाख दहेज मिलेगा। PSU में ऑफिसर हैं, इंजीनियर हैं तो 80 लाख तक मिल जाएगा। बैंक PO हैं तो 15 से 20 लाख मिल जाएगा, और गवर्नमेंट में प्यून भी हैं तो 5 लाख तक का हमें मिल जाएगा। डॉरी सिस्टम एक तो अलग दिमाग खराब कर रखा है बिहार के। इतने किसान सुसाइड कर रहे हैं, इतनी माँ बेटियाँ बेघर हो रही है,
किसान लोन में डूबे जा रहे हैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए। अब आप ही बताइए, अगर बिहार में डॉरी सिस्टम रहेगा ऐसा, दहेज इतना रुपया लिया जाएगा, तो एक छोटे परिवार, छोटे माँ बाप कहाँ से इतना रुपया देंगे और अपनी बेटी का अच्छे घर में शादी करेंगे। इनसे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बेटियां की शादी एक बूढ़े लड़के से कर दिया जाता है कम दहेज रुपया देकर। बात समझिए इस चीज़ को, कितनी गंदी बात है ये। बिहार पीछे क्यों है आप समझिए। कुछ ऐसे कारण हैं जो खुद के कारण से बिहार पीछे जा रहा है। अगर आप समझिए कि 22 साल की उम्र में दिल्ली का लड़का जॉब करना शुरू कर दे और 22 से लेकर 30 साल तक वो जॉब कर रहा है, और मान लीजिए कि 20,000 रुपये पर मंथ ही वो कमा रहा है वो लड़का, तो एक साल में वो कितना हो गया, एक साल में वो हो गया आपका 2,40,000 रुपये कमा रहा है वो एक साल के अंदर। एक साल के अंदर वो 2,40,000 रुपये कमा रहा है। चलिए 40,000 को छोड़िए, 2 लाख रुपए ही कमा रहा है वो एक साल में। तो आप देखिए कि 22 से 30 साल 8 साल का गैप है। तो 8 साल में, एक साल में अगर वो 2 लाख रुपए कमा रहा है तो 8 साल में वो 16 लाख रुपए कमाएगा। तो सोचिए दिल्ली का बच्चा 22 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक में 16 लाख रुपए कमा रहा है और अपने फैमिली को स्ट्रॉन्ग किया है, अपने फैमिली का बैकबोन बना है और फैमिली को दुख से, प्रॉवर्टी से ऊपर उठाया है। लेकिन बिहार का बच्चा 22 से लेकर 30 साल तक पेरेंट्स पर आश्रित है। एक दिल्ली का बच्चा है जो 16 लाख 20 लाख रुपए कमा कर बैठा है 30 साल की उम्र तक में, और बिहार का बच्चा 30 साल की उम्र तक अपने माता पिता से 15 से 20 लाख लेकर बैठा है। तो बिहार पीछे क्यों नहीं होगा आप समझिए। ये बिहार के बच्चों को सीखने की ज़रूरत है, बिहार के माता पिता को सीखने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जॉब ही हर कुछ नहीं होता है। आप अपने बच्चे को डिप्लोमा करवा दीजिए, कंप्यूटर कोर्स सिखवा दीजिए और आप दिल्ली में किसी कंपनी में जॉब करने बोलिए तो 30 से 35,000 रुपये आराम से आपको सैलरी देगा। और अगर 30,000 रुपये आपका बेटा कमा रहा है एक मंथ में, और अगर आप किसान हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, आपको एक बहुत बड़ा बैकबोन मिलेगा आपको, और आपका परिवार बिलो पॉवर्टी लाइन से उठकर पॉवर्टी बहुत अच्छा मिडिल क्लास में आ जाएगा। आप बात समझ रहे हैं या नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अनस्टेबल गवर्नमेंट एंड कास्ट पॉलिटिक्स। बिहार में गवर्नमेंट बहुत ही अनस्टेबल रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। हालांकि फिलहाल पिछले कुछ वर्षों से गवर्नमेंट स्टेबल दिखाई दे रहा है। उनका नतीजा ये है कि बिहार अभी डेवलपमेंट के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। अगर आपको मैं एक आंकड़ा बताऊं तो पिछले 70 साल के अंदर बिहार में 40 बार गवर्नमेंट चेंज हो चुका है। सोचिए 70 साल के अंदर 40 बार गवर्नमेंट चेंज हुआ है। अगर कायदे से देखा जाए 5 साल अगर एक गवर्नमेंट का टेन्योर होता है तो 70 साल में 14 बार ही गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 14 नहीं 40 बार गवर्नमेंट चेंज हो चुका है। 23 बार तो चीफ मिनिस्टर चेंज हो चुका है। इनका मतलब है कि एक चीफ मिनिस्टर का एवरेज ऑफिस टाइम 1.5 साल है। मात्र 1.5 साल के लिए ही कोई एक चीफ मिनिस्टर बिहार में बनता है। हालांकि अभी ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, मैं एक जनरल की बात कर रहा हूँ। और बिहार में एक कास्ट पॉलिटिक्स भी है। जाति के नाम पर वोट देने की प्रथा बहुत दिनों से चली हुई आ रही है। कास्ट योर वोट हेयर, वोट योर कास्ट हेयर। आप इनको समझ पाएँ तो आप समझ लीजिएगा। देखिए ऐसा है कि 1991 में लिबरलाइजेशन इन इंडिया आया था। लिबरलाइजेशन इंडिया में जब आया था तो बिहार के पॉलिटिक्स का सिस्टम, ये बिहार के सरकार का सोच ये होना चाहिए था कि जब एलपीजी रिफॉर्म आ गया है, मार्केट ओपन हो चुका है, हमें बाहर अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति मिल चुकी है, तो हमें इंटरनेशनल फंड लाने चाहिए थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने चाहिए थे, बेनिफिट ऑफ ओपन मार्केट लेना चाहिए था हमें। लेकिन हमने कुछ नहीं किया। हमने ना ही इंटरनेशनल फंड लाया, ना ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाया और ना ही ओपन मार्केट का बेनिफिट लिया। हमने क्या बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स और स्कैम को बढ़ावा दे रहा था। बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स और स्कैम दोनों सिनोनिमस हैं, दोनों चलता ही रहता है। और आज भी स्कैम तो आज भी चरम सीमा पर बिहार में चल रही है, इसलिए बिहार पीछे चल रहा है। अगला पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। बिहार में पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, लिटरेसी कम होता जा रहा है। बिहार का पॉपुलेशन वन ऑफ द मेजर फैक्टर है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए जहाँ पर एजुकेशन नहीं होगा, एजुकेशन की कमी के कारण पॉपुलेशन बढ़ता है। उसे पता नहीं है कि एजुकेशन कंट्रोल कैसे किया जाता है, फैमिली प्लानिंग कैसे किया जाता है। अगर एजुकेशन कम होगा तो बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे ही होंगे। देखिए पॉपुलेशन बढ़ता हुआ जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता हुआ जा रहा है, एजुकेशन कम होता हुआ जा रहा है। देखिए पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो इतने मास पॉपुलेशन को एजुकेशन देना पॉसिबल नहीं होगा, चाहे हमारे लिए या सरकार के लिए भी। सरकार बहुत कोशिश कर रही है लेकिन बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है ड्यू टू पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन छोटा हो, मान लीजिए गोवा जैसा स्टेट हो, पॉपुलेशन छोटा हो, उतना पॉपुलेशन को बढ़ाना गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब देखिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एजुकेशन कम हो रहा है। अब एजुकेशन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी तो कम मिलेगा ना। तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक सी बात है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा।
बात समझिए, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा तो पर कैपिटा इनकम नहीं होता, और पर कैपिटा इनकम नहीं आ रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बिहार का नहीं हो पा रहा है। सारे पॉइंट लिंकेज है और सबसे मेन फैक्टर है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ कम होता तो स्किल डेवलपमेंट भी हो पाती, एम्प्लॉयमेंट भी हो पाती, पर कैपिटा इनकम भी होता और इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छा होता। तो पॉपुलेशन और लिटरेसी दोनों बिहार को पीछे लेकर जा रही है। बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है पूरे इंडिया में। क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिहार का एरिया कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। सारे फैक्टर एक साथ जुटकर बिहार को पीछे की ओर ले जा रहा है। हालांकि फिलहाल अभी गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम कर रही है, बिहार को आगे की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला चीज़ देखते हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य है, अगर हाँ तो क्यों है। इनको एक समअप करते हैं, बिहार पिछड़ा राज्य क्यों है, आखिर बिहार पीछे क्यों रह गया। हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया, ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज था। बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, कहीं फ्लड तो कहीं सुखाड़ का मौसम बना रहता है। दूसरा है कोई मेजर इंडस्ट्री बिहार में नहीं है, और तीसरा सबसे बड़ा कारण है फ्राइट इक्विलाइजेशन पॉलिसी, माल ढुलाई की नीति बिहार को सबसे पीछे खींचकर यही ले गया था। अगला है गवर्नमेंट जॉब का रेस, हमें बाबू ही बनना है, हमें बाबू साहब ही बनना है, गवर्नमेंट जॉब ही लेना है, प्राइवेट जॉब कोई जॉब थोड़े ना होता है बिहार के लिए। अनस्टेबल एंड कास्ट पॉलिटिक्स, अनस्टेबल गवर्नमेंट तो बिहार की एक नीति रह चुकी है। 70 साल में 40 बार गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है और 23 बार तो प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुका है, सीएम चेंज हो चुका है। पॉपुलेशन, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट एक अलग दिक्कत है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, एजुकेशन हो नहीं पाता, एजुकेशन नहीं हो रहा है तो स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और स्किल डेवलपमेंट नहीं है तो भाई आपको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा। तो पॉपुलेशन पहले कम कीजिए, एजुकेशन पर फोकस कीजिए। चलिए, हमने इस तरह से आखिर बिहार पीछे क्यों है, पिछड़ा राज्य क्यों है, इनको डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है बिहार की वर्तमान स्थिति। हम देखते हैं बिहार की अभी वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए अभी क्या है कि हमने एक आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि हमने कुछ पेपर के हेडलाइंस को लगाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया एक बहुत प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान, द हिंदू, सब में आपको अगर पढ़ रहे होंगे तो बिहार रिकॉर्ड 10.9% ग्रोथ रेट, थर्ड हाईएस्ट इन कंट्री। इन बिहार 23 माइलस्टोन टू बी क्रॉस इन न्यू ईयर। बिहार इकोनॉमी जीडीपी सेक्टर में बिहार ने दिल्ली को पछाड़ा, 10.64% ग्रोथ के साथ देश का नंबर 1 बना। बिहार नाउ एट नंबर 3 पोजीशन इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लेम स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। बिहार रिकॉर्ड 10.9% ग्रोथ रेट, थर्ड हाईएस्ट इन द कंट्री। अब देखिए इतने प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर आपको ये कटिंग दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसका मतलब है कि बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। बिहार की सरकार अभी अच्छा काम कर रहा है। सरकार अगर मजबूत हो, स्टेबल हो तो काम किया जा सकता है। आप इनका प्रमाण, इनका एविडेंस आप इस न्यूज़पेपर के हेडिंग में देख रहे हैं। आपको हालांकि समझ में आ गया होगा अभी बिहार की वर्तमान स्थिति क्या है। हालांकि अभी भी बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है, बिहार का पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिहार का पर कैपिटा इनकम कम है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक ग्रोथ अभी हो रहा है। डेवलपमेंट स्लो ही हो सकता, एक साथ तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनिशिएटिव तो लेना ही होगा गवर्नमेंट को, जो लिया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है बिहार प्रगति के मार्ग पर है। अब बिहार पहले जंगल राज था, अब जंगल राज से हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हमने पिछला स्लाइड में देखा कि बिहार अभी इंडिया में सबसे तेज रफ्तार से ग्रो करने वाला इकोनॉमी बन चुका है। तो पहले जंगल राज से अब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तक का सफर को हम तय करते हैं। हम देखते हैं कि जब जंगल राज था बिहार और अभी फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोइंग नेशन बन रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिहार की प्रगति के किस मार्ग पर चल रहा है? बिहार का रिकवरी कैसे हुआ, इसको देखते हैं। आखिर बिहार रिकवर तो क्या होगा ना, जंगल राज से लेकर आज हम अगर देश का बिहार सबसे तेज बढ़ने वाला इकोनॉमी है अभी, तो कैसे हुआ, रिकवर कैसे किया बिहार अभी इस वर्तमान हाल में कैसे पहुंचा है, इनको डिस्कस करते हैं। देखिए अभी हाल में ही 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, अभी हाल में ही 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं एनके सिंह। बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। इन्होंने अपनी किताब द न्यू बिहार, इनका एक किताब इन्होंने पब्लिश किया है द न्यू बिहार। आप इस बुक का थंबनेल को आप देख सकते हैं, आप बुक खरीद भी सकते हैं ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट, अमेजन से। बहुत अच्छी किताब है, हमने पढ़ रखी है। यह बुक है द न्यू बिहार, रिटन बाय एनके सिंह।
एनके सिंह फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं या हैं अभी। इन्होंने लिखा है 2005 नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार का रिकवरी शुरू हुआ है। अब सोचिए, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट, इतने बड़े आईएएस ऑफिसर, इतने बड़े चेयरमैन अगर ये लाइन लिख रहा है कि 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद से बिहार का रिकवरी शुरू हो रहा है, इनका मतलब है कुछ ना कुछ तो नीतीश कुमार गवर्नमेंट कर रही होगी। देखिए, हमारा एजेंडा ये नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं हर्ट करूं या किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं प्रमोट करूं, बिल्कुल नहीं है। हमारा क्या है, जो हमें फैक्ट मिल रहा है मैं उस फैक्ट को, डाटा को आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। मेरा मकसद है एक पॉजिटिव कंटेंट बनाया जाए और अवेयरनेस फैलाया जाए आप सभी के बीच में। आखिर हम बिहारी हैं, कब तक झेलते रहेंगे इस चीज़ को? बिहारी एक गाली हो चुका है, ये चीज़ हमें बर्दाश्त अब नहीं होती। देखिए, 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार का रिकवरी शुरू हुआ, ऐसा मैं नहीं, ऐसा एनके सिंह ने अपनी बुक किताब द न्यू बिहार में लिखा है। इन्होंने लिखा है 2005 के बाद जो पहले कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स था बिहार में, अब वो डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स की ओर जा रहा है, ऐसा मैं नहीं, एनके सिंह ने लिखा है। नीतीश कुमार की सरकार ने ऐसा क्या किया, नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया जिनके लिए एनके सिंह लिखने को मजबूर हो गए कि 2005 के बाद नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार का रिकवरी शुरू हुआ है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से हम डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स की ओर आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? चलिए इन चीज़ को समझते हैं कि नीतीश कुमार ने हमारे बिहार के लिए क्या क्या किया है या क्या क्या नहीं किया है और क्या कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने ऐसा बताया, एनके सिंह ने अपनी किताब द न्यू बिहार में बताया है कि 2005 से पहले यूज लाठी टू फाइट सोशल जस्टिस से लड़ने के लिए हम लाठी का उपयोग किया करता था बिहार, लेकिन अब 2005 के बाद उसी लाठी के अंदर इंक भर दिया गया है। मतलब अब हम पढ़ाई लिखाई करके अपना डेवलपमेंट को ढूंढ रहे हैं। फिल दैट लाठी विद इंक एंड गिव इट टू पीपल हु राइट देयर ऑन वे ऑफ डेवलपमेंट। अब ऐसा हो रहा है कि बिहार के लोग कलम लेकर, लाठी के बदला कलम लेकर और अपने डेवलपमेंट को खुद से लिख रहे हैं, अपने नसीब को खुद से लिख रहे हैं और बिहार के डेवलपमेंट में अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा एनके सिंह ने अपनी किताब में लिखा है। आगे देखते हैं, आगे है डेवलपमेंट ऑफ बिहार आफ्टर 2005। अब 2005 के बाद क्या क्या डेवलपमेंट बिहार में हुआ है, इन चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको एक बेटर क्लियरिटी मिल सके कि भाई बिहार में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है 2005 के बाद से। देखिए, पहला डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप 2005 से पहले अगर बिहार के रोड को देखते होंगे तो बिहार एक करोड़ खंडहर के समान था। अगर न्यू स्प्लेंडर प्लस गाड़ी को अगर आप बिहार के रोड पर चलाते, कोई अगर नया 2 व्हीलर बाइक है, 4 व्हीलर बाइक है और उसको आप रोड पर चलाते तो विद इन 2 मंथ आपका बाइक खटारा हो जाता। हमने भी ऐसा देखा है। बिहार का रोड का हाल बहुत ही बुरा था, कनेक्टिविटी नहीं थी, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बहुत समय लगता था। 100 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए हमें 7 से 8 घंटे लगते थे। आज वही 100 किलोमीटर हम ट्रेवल करते हैं 2 से 2.5 घंटे में ट्रेवल कर लेते हैं। हर एक गांव के अंदर कनेक्टिविटी हो गई है, छोटा से छोटा गांव के अंदर हम उनका एनएच से जोड़ दिया गया है। इनका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हुआ है, पुल बना है, नाला बना है, स्कूल्स बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रही है, बीएड कॉलेज बन रहे हैं। इतने सारे डेवलपमेंट तो हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी ही रोजगार मिलेगा। मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है तो हमारे कंस्ट्रक्शन साइट में लेबर का डिमांड बढ़ रहा होगा, डिमांड बढ़ रहा है तो हमारा इकोनॉमी तो बढ़ रहा है ना यार, बात समझिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हुआ है, बिहार में रोड्स बने हैं, बिहार में रोड्स बने हैं, बिहार के स्कूल्स बने हैं, बीएड कॉलेज बने हैं, इंडस्ट्री की शुरुआत हो रही है। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हुआ है। आप खुद ही जज कीजिए, आपकी अंतरात्मा आवाज़ दे रही होगी 2005 से पहले हमारा बिहार क्या था और 2005 से बाद हमारा बिहार क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। दूसरा है एजुकेशन। हमने बताया लाठी स्टेट से लेकर आज पेन उठाकर अपना किस्मत लिखने को बिहार जा रहा है। 2005 से पहले लोग में एजुकेशन नाम की चीज़ ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। लोग पढ़ते थे, बेशक पढ़ाई पहले भी थी, लेकिन इतनी जितनी अभी है उतनी पहले नहीं थी। एजुकेशन डेवलपमेंट हुआ है। हमने बताया बीएड कॉलेज खुल रहे हैं, टीचर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं, मेडिकल कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाया गया है, नंबर ऑफ टीचर्स को बढ़ाया गया है सारे स्कूल्स में। गवर्नमेंट स्कूल के डेवलपमेंट में बहुत सारा इनिशिएटिव लिया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। अभी भी आप देखिएगा तो बिहार की एजुकेशन डेवलपमेंट को सुधार करने के लिए बहुत ही तेज रूप से काम किया जा रहा है।
हर पॉइंट को बारीकी से समझा जा रहा है। तो एजुकेशन डेवलपमेंट तो हो रहा है। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 2005 के पहले, या 2005 छोड़िए, 2010 से पहले की बात कर लीजिए आप, दिन में एक बार लाइट कभी आता था, फिर लाइट का दर्शन हमें नहीं होता। बच्चे को पढ़ना था तो लालटेन जला के पढ़िए, लालटेन जलाइए, डिबिया जलाइए, मोमबत्ती से पढ़िए। लेकिन आज हमारे घर में 24/7 लाइट रहता है, बिजली सुविधा रहती है। क्यों? पहले हमें पास रिसोर्सेस नहीं थे क्या? पहले भी हमारे पास रिसोर्सेस थे और आज भी उतना ही रिसोर्सेस हमारे पास है। बस सरकार की सोच की बात है, डेवलपमेंट की बात है। अगर डेवलपमेंट करने का इच्छा हो तो डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट भी हुआ। इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट हुआ है तो बच्चे आजकल पढ़ाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो बच्चे उतने पढ़ाई में भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। आपने सुना होगा कि आज से 10 साल पहले बिहार में लगभग हर मंथ या हर साल 50,000 से ऊपर लोग मरते थे सांप काटने से, क्योंकि अंधेरा हुआ करता था। सांप अंधेरे में बाहर निकलता है और सांप काटने से बहुत लोगों की मृत्यु हो रही थी। आज वो आंकड़ा 10,000 से भी कम हो चुका है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है बिहार के डेवलपमेंट में। चलिए, ये भी सही है। अगला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त रूप से हो रहा है, क्योंकि अभी हाल में ही 7 निश्चय 2 आया है, 7 निश्चय 1 आया है। इसमें एग्रीकल्चरल को फंड दिया जा रहा है, कैनाल्स बनाए जा रहे हैं, इरिगेशन सिस्टम के लिए नहर बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे सब्सिडी रेट में खाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं किसान के लिए, बीज को दिया जा रहा है सस्ते दाम पर। तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं किसान के लिए ताकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सके, फिश डेवलपमेंट हो सके। अभी आपने देखा होगा इस साल के करंट अफेयर्स में बिहार सरप्लस अमाउंट में फिश प्रोडक्शन किया है। इसका मतलब है कि बजट बढ़ाया गया है इस एरिया में, तो काम किया जा रहा है, हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं इस फील्ड में, तभी तो ये डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। अगला देखिए, सोशल वेलफेयर भी हो रहा है, ड्रिंकिंग वाटर सुविधा भी बढ़ी है, नल जल योजना को लाया गया है। ऐसे कई सारे योजना जो कि बिहार गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉपी किया है। बात तो सही है। लॉ एंड फियर, 2005 से पहले आप जंगल राज की बात करते हैं ना, किसी का हिम्मत नहीं था कि रात में 8 बजे के बाद रोड पर निकल जाए। अरे महिला तो छोड़िए, पुरुष की हिम्मत नहीं थी ये। आज महिला भी रात में बाहर निकल सकती है और सम्मान के साथ बाहर निकलती है, माँ बेटी बाहर निकलती है, सभी लोग बाहर निकलते हैं, कोई डर नहीं है। प्रशासन बहुत टाइट हो चुका है, भाई भतीजावाद कम हो चुका है। सैनिटरी वर्क की बात करें तो बच्चे को सैनिटरी पैड दिया जाता है, नैपकिन्स दिया जाता है, गर्ल को, लड़कियां को जीने का अधिकार मिलता है सैनिटरी पैड देने से। एक सम्मान मिलता है उस सोसाइटी में। इतने सारे काम किए गए, डेवलपमेंट किया गया है। अब देखिए, इतने सारे काम किए गए हैं, इससे फीमेल का एजुकेशन बढ़ा है, महिला का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। जब फीमेल का एजुकेशन बढ़ेगा तो फीमेल में एम्प्लॉयमेंट आएगी, फीमेल में एम्प्लॉयमेंट आएगा तो डोमेस्टिक वायलेंस कम होगा, क्योंकि लड़की अब पढ़ी लिखी है, मेल के अंदर डोमिनेंस में नहीं रहना चाहती अब, क्योंकि खुद से पैसा कमा रही है, तो डोमिनेशन उस पर नहीं हो सकता। अब डोमिनेंस नहीं हो रहा तो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा और वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ता चला जा रहा है। वुमेन बढ़ेगा तो हमारा देश बढ़ेगा, हमारा बिहार बढ़ेगा। वुमेन का बढ़ना बहुत ज़रूरी है, महिलाओं का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, गुड गवर्नेंस लाया गया, एम्पावरमेंट विथ मॉनिटरिंग लाया गया, सबको पावर दिया गया, लेकिन सबके ऊपर नीचे कुछ अधिकारी को बैठा दिया गया है। चेक एंड बैलेंस बना रहे। पहले क्या था, एक ऑफिसर्स को एक एरिया एक डिपार्टमेंट संभालने दे दिया गया, उसके ऊपर कोई नहीं है। अब एक हायरार्की वाइज है, हर डॉक्यूमेंट को बारीकी से चेक किया जाता है ताकि चेक एंड बैलेंस बना रहे। बात समझ रहे हैं ना आप। ज्वाइंट मीटिंग ऑफ ऑफिशियल विद सीएम, चीफ मिनिस्टर अभी सभी अधिकारी का ज्वाइंट मीटिंग लेते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन मोड में हो, लेकिन हर महीने में जितने भी मुख्य अधिकारी हैं उनसे खुद बातें करते हैं, खुद मीटिंग किया जाता है, जो कि पहले नहीं था। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री बिहार में आ रही है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और हैंडलूम इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार में जीआई टैग का नंबर बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। जीआई टैग तब बढ़ रहा है ना जब बिहार में इंडस्ट्री, हैंडलूम की सुविधा बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तभी तो जीआई टैग का नंबर भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है, बिहार की इकोनॉमी डेवलपमेंट हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, अगर आप बिहार गवर्नमेंट और बिहार के वेबसाइट को आप देखेंगे तो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन शुरू किया गया है।
बहुत सारे ऐसे स्कीम लाए गए हैं जिससे बच्चा पढ़ सके, स्किल डेवलपमेंट कर सके और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ डिपेंडेंस हो सके। इनके लिए आप देख रहे हैं कैरियर ही बनेगी बात जब KYP हो साथ। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन 23 सेक्टर इन्यूमरेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जब तक स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बढ़ सकती। इसलिए बिहार गवर्नमेंट ने रूट को पकड़ा है कि जब तक स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, पॉवर्टी नहीं घटेगा। इसलिए स्किल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बात समझ रहे हैं आप? देखिए, अब ये तो हमने समझ लिया। अब देखते हैं बिहार की तुलना करते हैं अन्य राज्यों से कि आखिर बिहार अन्य राज्य के तुलना में बिहार का पोजीशन क्या है। देखिए, आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। बिहार को हमने वैलिड कलर से दिखाया है। पहला, अगर इस ग्राफ को आप देखें तो ये पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम में देखिए अगर, तो बिहार का 31,000 के आसपास, मान ली 30,000 के आसपास पर कैपिटा इनकम है और अन्य पूरे इंडिया का 74,000 के आसपास है। तो इसका मतलब है कि बिहार का पर कैपिटा इनकम अभी भी कम है। मैं एग्री कर रहा हूँ कि बिहार का पर कैपिटा इनकम अभी अन्य राज्य की तुलना में कम है। दूसरा है बिहार का लिटरेसी रेट। बिहार का लिटरेसी रेट भी कम है, हमने इस बात पे भी चर्चा कर चुका हूँ। दूसरा है पॉवर्टी। बिहार सबसे गरीब है। बिहार में नंबर ऑफ पुअर पीपल सबसे ज़्यादा है पूरा इंडिया में, हमने इस बात पे भी चर्चा किया। इनका मतलब है कि ओवरऑल अभी बिहार पीछे तो है। पर कैपिटा इनकम कम है, पॉवर्टी ज़्यादा है बिहार में, लिटरेसी रेट बहुत कम है बिहार का। ये जो 3 स्तंभ होते हैं ना, मतलब रिच स्टेट का, जहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होता है, लिटरेसी ज़्यादा होना चाहिए, पॉवर्टी कम होता है, वो बिहार में अभी तक नहीं आई है। इनका मतलब बिहार तो अभी पीछे है, लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है। बिहार का इनिशिएटिव लिया जा चुका है और आने वाले 10-15 सालों में बिहार एक अच्छा स्टेट बनकर आएगा। बिहार को बीमारू स्टेट की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। बहुत सुनकर बुरा लगता है कि बिहार एक बीमारू स्टेट है। तो ये तुलना किया हमने अदर स्टेट से कि अदर स्टेट की तुलना में अभी बिहार की इकोनॉमी, बिहार का पर कैपिटा इनकम, बिहार का पॉवर्टी लाइन्स और बिहार का लिटरेसी रेट पीछे है। मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अभी डेवलपमेंट के रास्ते पर है, डेवलपिंग है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम अब कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन क्या है? हमने इतना जो डिस्कस किया, आखिर बिहार पीछे है, क्या है, नहीं है, उस पर हम एक कंक्लूजन तैयार करते हैं। क्या बिहार सच में पीछे है, या बिहार को पीछे बनाया गया है, या बस आंकड़ा गलत दिखाया जाता है? इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, बिहार एंशियंट ग्लोरी ऑफ, अगर आप एंशियंट ग्लोरी ऑफ बिहार को देखें तो बिहार में क्या नहीं था। बड़े बड़े ट्रेवलर्स, चाइनीज ट्रेवलर्स, विदेशी ट्रेवलर्स बिहार में आया करते थे। बिहार में मगध जैसा एम्पायर था, अशोक जैसा शक्तिशाली राजा हुआ करता था। सभी ने कभी न कभी बिहार और बंगाल वाले एरिया को रूल करने की कोशिश की, क्योंकि बिहार और बंगाल वाला एरिया सबसे अमीर प्रोविंस हुआ करता था एंशियंट हिस्ट्री में। आप देखिए, ब्रिटिश ने भी फाइट किया बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी के बाद से ही ब्रिटिश अपना पूरा एक्सपांसन पूरे इंडिया लेवल पर कर पाया। एंशियंट इंडिया में बात कर ले हम, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बिहार पर ही आगे पहले अपना कब्जा किया। मगध एक बहुत ही रिच शक्तिशाली स्टेट हुआ करता था एंशियंट हिस्ट्री में। मगध की अपनी, अगर मगध की बात मैं करूँ तो हमें 2 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं उसकी तारीफ करते हुए नहीं थक सकता। मगध क्या था आप एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्ति, महावीर स्वामी जैसे महान व्यक्ति, बुद्धिज्म जैनिज्म का उदय बिहार से ही तो हुआ। जैनिज्म, बुद्धिज्म क्या नहीं हुआ बिहार से। बिहार में बड़े बड़े ट्रेवलर्स आए। पूरे विश्व में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में था। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने नहीं जाना, किसने नहीं पढ़ा। पूरे वर्ल्ड से बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, और आज इसे कोई पूछता तक नहीं। तो बिहार का एंशियंट ग्लोरी बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन अब क्या हो रहा है बिहार में? 2005 तक क्या हो रहा था बिहार में? मर्डर, स्कैम, दंगा, क्राइम बहुत बढ़ चुका था। मतलब एंशियंट ग्लोरी हुआ करता था, हम बहुत विकासशील प्रोविंसेस थे, वहाँ से हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया। जहाँ पर हम ज्ञान के सागर कहा, जहाँ पर बिहार को ज्ञान का सागर कहा करते थे, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध जैसे जैन धर्म और बुद्ध धर्म की स्थापना बिहार में किया गया। आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिक, महान गणितज्ञ बिहार में पैदा हुआ। उसकी की ज़मीन को आज हम मर्डर, स्कैम, चीटिंग और भी हम 1000 वर्ड बिहार को दे सकते हैं, वहाँ शुरू हो गया। मतलब एक अमीर देश से होकर गरीब देश बनने तक का सफ़र को हम आपको दिखा रहा हूँ इस फोटो के माध्यम से। आगे देखिए,
आगे बिहार का क्या हुआ? एंशियंट में बिहार बहुत आगे था। आपको दिख रहा होगा इस ग्राफ से कि बिहार बहुत ऊपर था, बहुत अमीर हुआ करता था एंशियंट में। लेकिन फिर बिहार का डाउनफॉल हो गया। 2005 तक एंशियंट में बिहार बहुत आगे था, पूरे वर्ल्ड में बिहार का एक अलग नाम था। अब बिहार नीचे गिरना शुरू हो गया। 2005 तक बिहार का डाउनफॉल होता चला गया। बिहार में मर्डर, स्कैम, धोखा, दंगा फसाद बढ़ता चला गया। बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होना शुरू हो गया। बिहार की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हुआ करती थी, तो बिहार नीचे आना शुरू हो गया। और बिहार जो कि बहुत रिच एरिया हुआ करता था, रिच प्रोविंसेस हुआ करता था, वो अचानक से डाउनफॉल की तरफ चला गया और बहुत नीचे आ गया और बिहार की इस दुर्गति में आ गई। लेकिन अब 2005 के बाद आपको इस ग्राफ में दिख रहा होगा कि बिहार फिर से अपनी प्रगति के मार्ग को पकड़ चुका है। अब बिहार का ग्राफ उठना शुरू हो गया है, क्योंकि बिहार का गवर्नमेंट अभी स्टेबल है। और जहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट होगा, वहाँ पर मैं स्टॉक मार्केट की बात कर लूँ तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा और उस स्टेट का डेवलपमेंट भी होगा। तो बिहार की सरकार अभी स्ट्रांग है, इसलिए बिहार का डेवलपमेंट भी हो रहा है और बिहार अभी फिर से प्रगति के मार्ग पर है। बिहार का पौधा अभी फिर से उगना शुरू हो चुका है। देखिए, चलिए, तो अब देखिए बिहार, अब ये सारे पेपर के हेडलाइंस हैं, ये हमारे हेडलाइंस नहीं, पेपर के हेडलाइंस हैं। बिहार को बदनाम करना बंद करो, भाजपा का जंगल राज, गुजरात में लड़कियों का शोषण सबसे ज़्यादा। देखिए, अब लड़कियों का शोषण सबसे ज़्यादा गुजरात में हो रहा है, नशेबाजी सबसे ज़्यादा पंजाब में हो रहा है। पंजाब नशे के मामले में सबसे आगे, गुजरात में लड़कियां शोषण सबसे ज़्यादा। असली जंगल राज भाजपा शासित राज्यों में चल रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बलात्कार हो रहा है। अब बताइए, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बलात्कार हो रहा है, गुजरात में लड़कियों का शोषण हो रहा है, पंजाब में नशेबाजी में यूथ जा रहा है, तो भाई बिहार तो इन सबसे आगे बढ़ा हुआ है ना। बिहार में एटलीस्ट रेप तो नहीं हो रहा लड़कियों का इतने बड़े पैमाने पर, बिहार के लोग नशे में डूबे तो नहीं होते। तो इन सब चीज़ों को देखकर लगता है कि कभी कभी बिहार को नीचे दिखाया भी जाता है। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है सरकार, कोई भी चीज़ छिपी नहीं रहेगी, जो असलियत है वो सामने आ ही जाता है। बात को समझिए। जितने भी अब आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार को नीचे दिखा रही है, तो भाई साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बिहार में जन्मे हुए, बिहार में पैदा हुए इतने बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर को आप सेंट्रल सरकार के अंदर क्यों ले लेते हैं? जितने भी प्रतिभाशाली IAS IPS होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है, उसे बिहार में रहने नहीं दिया जाता। तो बिहार का डेवलपमेंट कहाँ से होगा सर? बात समझिए आप। अगर बिहार का बच्चा बिहार में ना रहे, बिहार का डॉक्टर बिहार में काम ना करे, तो बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा? आपने ना बिहार में इंडस्ट्री दिया, ना बिहार के बच्चे को बिहार में रहने दे रहे हो, तो बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा? बात समझिए। तो ये था हमारा ये था हमारा टोटल केस स्टडी। हमने तो ऐसा दिखाने की कोशिश किया कि बिहार पीछे था, अभी भी है, लेकिन बिहार डेवलपमेंट के मार्ग पर है। बिहार डेवलप करेगा। आने वाले 15-20 सालों में, आने वाले 2 दशक में बिहार बहुत आगे तरक्की करेगा, अगर ऐसे ही गवर्नमेंट स्टेबल रही तो। अब बारी आपकी है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना कंक्लूजन जारी करें कि क्या बिहार सच में पीछे है, या बिहार को पीछे दिखाया जा रहा है, या बिहार पीछे था और अभी डेवलपमेंट के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिए हुए आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को लिखें कि हमारा मकसद किसी पॉलिटिकल पार्टी को हर्ट करना नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप सभी तमाम बिहार वासियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।